नमस्कार, मैं हूं आलोक द्विवेदी। हरियाणा विधानसभा चुनाव बहुत दिलचस्प हो गया है। बीजेपी ने 2014 में पहली बार अपने दम पर हरियाणा में सरकार बनाई थी और 10 साल से अंगद के पांव की तरह डटी हुई है। तो कांग्रेस को उम्मीद है कि उसका 10 साल का सूखा खत्म होगा और वो दिल्ली के नज़दीक और रिसोर्सफुल इस राज्य में सरकार में लौटेगी। लेकिन सियासत में बातें जितनी सीधी दिखती हैं, हकीकत वैसी नहीं होती। दरअसल 2014 के बाद से हरियाणा की सियासत पूरी तरह बदल चुकी है। हरियाणा बनने से लेकर 2014 तक यहां कांग्रेस और चौधरी देवीलाल के परिवार में मुख्य मुकाबला होता रहा है और बीजेपी हाशिए की पार्टी होती थी। लेकिन 2014 में समीकरण बदले, बीजेपी मुख्य पार्टी बन गई और देवीलाल फैमिली में फूट पड़ने के बाद से वो कमजोर हो गए। अब चौधरी देवीलाल की विरासत पर दुष्यंत चौटाला की जेजेपी और ओपी चौटाला की इंडियन नेशनल लोकदल दावा ठोक रही है। जेजेपी ने सांसद चंद्रशेखर आजाद की पार्टी और आईएनएलडी ने बीएसपी के साथ गठबंधन किया है। लेकिन इन दोनों पार्टियों की हालत देखकर बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं जगती। उधर राज्य की दोनों मेन पार्टियों के सामने भी चुनौतियों का ढेर लगा हुआ है। बीजेपी तीसरी बार हरियाणा में सरकार बनाकर इतिहास रचना चाहती है और इसलिए वो परिवारवाद पर अपने स्टैंड के खिलाफ भी टिकट देने के लिए तैयार दिख रही है। कहा जा रहा है कि बीजेपी ने जो पहली लिस्ट तैयार की है उसमें कई नेताओं के परिजनों के नाम हैं। इधर कांग्रेस में भी जमकर सिर फुटौल हो रही है। पूर्व सीएम भूपिंदर सिंह हुड्डा ने अपने बेटे और सांसद दीपेंद्र हुड्डा को विरासत सौंपने की तैयारी कर रखी है, तो दूसरी तरफ सांसद शैलजा और रणदीप सिंह सुरजेवाला की भी सीएम पद पर नजर है। ये दोनों नेता भी विधानसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं। लेकिन कांग्रेस प्रभारी दीपक बाबरिया ने ऐलान कर दिया है कि इस बार सांसदों को विधानसभा का टिकट नहीं मिलेगा। इसके बाद भी कोई दावेदारी छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए शुद्ध सियासत में यह सवाल पूछा जाना जरूरी है कि हरियाणा में बीजेपी रचेगी इतिहास या लौटेगा कांग्रेस का राज। क्या छत्रपों के सामने बेबस नजर आ रही कांग्रेस बीजेपी आलाकमान? चौधरी देवीलाल की विरासत कितनी मजबूत रह गई है इस चुनाव में? और इन तमाम सारे बड़े सवाल, उनका जवाब तलाशने के लिए हम तमाम सारे मेहमानों से रूबरू होंगे। कांग्रेस की तरफ से इस चर्चा में पक्ष रखेंगे विजय कौशिक जी और बीजेपी की तरफ से इस चर्चा में पार्टी का पक्ष रखेंगे लाडी पॉल जी। और इन सब के साथ हमारे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट के रूप में अमित तिवारी हमारे साथ लगातार मौजूद रहेंगे। और सबसे पहले लाडी पॉल जी, आपको मेरी आवाज आ रही? लाडी पॉल जी जी बिल्कुल आ रही है जी। आलोक त्रिवेदी जी आपकी बिल्कुल आवाज आ रही है। लाडी जी, आपका स्वागत है बहुत बहुत इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और साथ ही विजय जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और अमित जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लाडी जी, आप लोग हैट्रिक की तैयारी में तो हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव का जो परिणाम रहा है उसको देखने के बाद ये लगता है कि आप लोग हैट्रिक लगा पाओगे? जी बिल्कुल आलोक द्विवेदी जी, मैं आपको बिल्कुल कहना चाहता हूं। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं और आपके दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि आज इस चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार सरकार बनाएगी और हमारे बहुत ही लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय नायब सैनी जी दूसरी बार हरियाणा के मुख्यमंत्री बनेंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि कांग्रेस के पास ना तो कोई संगठन है और ना ही इनका कोई एजेंडा है। क्योंकि इन्होंने क्या करना है, सिर्फ माननीय चौधरी पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने अपने पुत्र के लिए जो हरियाणा के अंदर अग्रणी पंक्ति में रह करके इन्होंने अपना बेटा देवेंद्र अपना वो आगे किया हुआ है। मैं ये कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से आलोक द्विवेदी जी, ये जो पार्टी है ये बीसी और एससी की पार्टी नहीं है, ये चंद रुपयों वालों की पार्टी है, जो सिक्कों पे बिकने वाली पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी ने एक सामान्य परिवार से आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी को मुख्यमंत्री बना करके हरियाणा को दिया जी। और मैं ये कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि हमने भारतीय जनता पार्टी ने 24 फसलों पे एमएसपी दी, घर बैठे सरकारी सेवाओं का लाभ दिया, गरीबों को हर महीने मुफ्त में अनाज दिया। इन्होंने क्या किया, जब इनकी सरकार थी
इनकी सरकार के अंदर नौकरियां बिकती थी। भारतीय जनता ठीक। पार्टी ने बिना खर्ची के, बिना पर्ची के नौकरी देने का काम किया। जी ठीक है, ठीक है। लाडी जी हमारे साथ विजय कौशिक जी भी बने हुए हैं। विजय कौशिक जी से भी सवाल ले लेता हूं। विजय कौशिक जी, लाडी जी के पास फिर जाऊंगा मैं। विजय कौशिक जी के पास मुझे लगता है मेरी आवाज नहीं आ रही विजय कौशिक जी को। नहीं, मुझे आ रही है आपकी अच्छा आवाज। विजय कौशिक जी, कांग्रेस बहुत मजबूत पार्टी है इस समय, क्योंकि लोकसभा चुनाव में आपने 5 लोकसभा सीटें हासिल की हैं। पिछली बार तो आप कुछ भी नहीं था आपके पास। उसके बाद से आपके हौसले भी बढ़े हैं। निश्चित रूप से आप हरियाणा में बहुत अच्छे हौसलों के साथ चुनाव लड़ने जा रहे हैं। लेकिन जो अंतर्कलह है पार्टी की, और हरियाणा में जितने नेता हैं उतने ही मुख्यमंत्री के दावेदार हैं, कहीं ये आपको नुकसान ना पहुंचा दे? विजय कौशिक जी का मुझे लगता है फोन कट गया है, लेकिन लाडी जी के पास चलते हैं। लाडी जी, आपको मेरी आवाज आ रही ना? बिल्कुल बिल्कुल आ रही है, लाडी जी, बिल्कुल दुरुस्त आ रही। हैट्रिक की बात हम लोग कर रहे थे, लेकिन सर्वे आपके खिलाफ है। सरकार की 10 साल की एंटी इनकम्पेंसी आपके साथ जुड़ी हुई है। उससे कैसे निपटेंगे? कैसे इन सब चीजों को दरकिनार करके आप हैट्रिक लगा पाएंगे? लाडी सर, मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात कहना चाहता हूं। भारतीय जनता पार्टी संगठन की और अनुशासन की पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी के पास अपने पन्ना प्रमुख है, बूथ अध्यक्ष है। भारतीय जनता पार्टी देश की सबसे देश और दुनिया की पूरे देश सबसे में, बड़ी पार्टी वो तो है। पूरे देश में लाडी जी। जी, हरियाणा के अंदर भी मैं आलोक द्विवेदी जी आपके साथ बात कर रहा हूं कि हमारे हरियाणा के अंदर भी पन्ना प्रमुख, BLA 2, हम चुनाव संगठन के दम पे जीतेंगे। हमारा संगठन का कार्यकर्ता, एक एक कार्यकर्ता घर घर जाकर के, ये तो आज आए हैं, ये तो कांग्रेस वाले आज निकलने लगे चुनाव के टाइम में, जब कोरोना काल था। लाडी जी, लोकसभा चुनाव में भी आपके पास पन्ना प्रमुख थे, लेकिन 5 सीटें आप हार गए। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं द्विवेदी जी, आज अभी आपने कहा आप हार गए। देखिए, लोकसभा चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी का वोट परसेंट जो बहुत बड़ा है, वो घटा नहीं है। सीटें, जो इनकी सीटें आई, जो इन्होंने झूठ बोला कि 8500 रुपए खटाखट आपके खाते में आ जाएगा, इन्होंने झूठ बोल करके जनता जी लाडी जी, जी मुझे लगता है मेरी आवाज़ लाडी जी तक नहीं पहुंच पा रही है। लेकिन आप ये देखिए कि हरियाणा का चुनाव, चूंकि 1 अक्टूबर को चुनाव है वहां पर, इसलिए अब बैठकों का दौर शुरू हो गया है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही अपने कैंडिडेट्स की तलाश में जुटे हुए हैं, और मुझे लगता है कि अगले 1-2 दिनों में कैंडिडेट्स की तलाश पूरी भी हो जाएगी, और कई पार्टियों ने नाम तय कर रखे हैं। बीजेपी ने तो बाकायदा अपने एजेंडे को दरकिनार करके, परिवारवाद के एजेंडे को दरकिनार करके ये तय किया है कि जो जिताऊ कैंडिडेट होगा उसको हम टिकट जरूर देंगे। और हमारे साथ विजय कौशिक जी हैं, नेता कांग्रेस, उनसे भी एक सवाल ले लेता हूं, उसके बाद फिर अमित तिवारी के पास चलूंगा, पॉलिटिकल एनालिस्ट के रूप में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विजय कौशिक जी, नो डाउट लोकसभा के चुनाव के बाद से आपके हौसले बुलंद हैं, कांग्रेस के हौसले बुलंद हैं हरियाणा में, लेकिन जो अंतर्कलह है, पार्टी में जितने बड़े नेता हैं उतने ही मुख्यमंत्री के दावेदार हैं, कहीं ये आपके लिए नुकसान ना साबित हो जाए हरियाणा इलेक्शन में? देखिए, सबसे पहले तो आपको ये देखना होगा कि अंतर्कलह कहाँ नहीं है। आप क्या सोचते हैं खट्टर को क्यों हटाया गया? क्यों नायाब सिंह सैनी को लाया गया? क्यों नायाब सिंह सैनी को भी हटाने की चर्चाएं चली? क्यों नहीं विधायक उनकी सुन रहे हैं? क्यों नहीं अफसर उनकी सुन रहे हैं? कभी आपने सोचा है इन बातों पर? क्यों पिछले चुनाव में राव नरवीर की टिकट कटी? क्यों पिछले चुनाव में विपुल गोयल की टिकट कटी? तो सबसे बड़ी बात यह है, भाजपा के अंदर परिवारवाद भी है, तानाशाही भी है, सारी चीजें हैं, और वो सब अब खुलकर आने लगी है। जैसे भाजपा अब कुर्सी के चक्कर में इतनी पागल हो चुकी है कि जो सिद्धांतों की बात करती थी, वो कल किरण चौधरी को लेकर आई भाजपा में, और आज उनको राज्यसभा सांसद बना दिया। तो क्या बीजेपी में जो कार्यकर्ता और नेता है वो सब दरी बिछाने वाले हैं? अगर भाजपा को अपने कार्यकर्ताओं की चिंता नहीं है, अपने नेताओं की चिंता नहीं है, तो ये जो सिद्धांतवादी होने की दम भरती है भाजपा, इन्हें माफी मांगनी चाहिए।
अपने कार्यकर्ताओं से। रही दूसरी बात कामों की, तो हरियाणा का विनाश करने के अलावा बीजेपी की सरकार ने कुछ नहीं किया। इनके राज में 4-4 बार हरियाणा जला है, चाहे वो राम रहीम का मुद्दा रहा हो, जी चाहे वो हिंदू मुस्लिम दंगे रहे हों, चाहे वो जाट और नॉन जाट की जो लड़ाई इन्होंने हरियाणा के बिल्कुल। अंदर शुरू की, उसको लेकर मुद्दा रहा हो। तो हर तरीके से इन्होंने हरियाणा का बंटाधार किया है। लोगों का विश्वास उनसे उठ चुका है। गुड़गांव के अंदर हजारों करोड़ के घोटाले नगर निगम में, हजारों करोड़ के घोटाले फरीदाबाद नगर निगम में। इसके अलावा आप देखेंगे गुड़गांव रोड पर कूड़े का पहाड़ खड़ा कर दिया इन्होंने। तो कोई ऐसा मुद्दा इन्होंने छोड़ा ही नहीं कि जिसमें इन्होंने भ्रष्टाचार या लूट ना मचाई हो। तो हरियाणा में आप प्रॉपर्टी आईडी का मामला देख लीजिए, कौन सा ऐसा परिवार है प्रॉपर्टी आईडी के नाम पर जिन्हें लूटा ना गया हो। इन्होंने फर्जी कंपनियों के साथ मिलकर उनके घर भरने का काम किया है और हरियाणा की जनता को बर्बाद किया है। इसके लिए जनता इन्हें माफ नहीं करेगी और निश्चित तौर पर जी। हरियाणा में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है और उसका रिजल्ट अच्छा, आपके ये सामने तय हो गया, ये तय हो गया कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही के नेतृत्व में ही बनेगी सरकार? हाँ, बिल्कुल ये तय हो चुका है। अच्छा, दीपेंद्र जी दावेदार नहीं है? देखिए मेरी बात सुनिए, ये तो भाजपा की बौखलाहट है अच्छा, कि जो ये कहती ठीक है है, कि ठीक है, हुड्डा ठीक जी है, ने ठीक है अपनी भैया जी, आपके पास शौक आऊंगा। अमित, अभी किरण चौधरी जी का नाम ले रहे थे विजय कौशिक जी। आप ये देखिए कि भाजपा ने जिस तरह से किरण चौधरी को राज्यसभा भेजा है, उससे ये तो तय है कि राज्य में बीजेपी बहुत सहज स्थिति में नहीं है। उससे पहले हम लोगों ने मुख्यमंत्री के परिवर्तन को भी देखा हम लोगों ने। कुल मिलाकर मुझे तो ये लगता है कि बीजेपी एनी हाउ चुनाव जीतना चाहती है। उसके लिए उसने अपना मुख्यमंत्री भी बदला, किरण चौधरी को राज्यसभा भी भेजा। क्या इन परिवर्तनों के बाद बीजेपी इस स्थिति में है कि हरियाणा में हैट्रिक लगा लेगी? पहला सवाल तो आलोक द्विवेदी जी यही है कि भाजपा जिस तरह कांग्रेस मुक्त भारत चाहती थी, भाजपा आज कांग्रेस युक्त भारत में विराजमान कर रहे हैं और राजनीति कर रही है। जैसे आपने देखा होगा, इसको आप मुख्यमंत्री जो पूर्व मुख्यमंत्री थे वहाँ पे जो चौहान साहब थे, अशोक चौहान साहब को जिस तरह बीजेपी में आते हैं, फिर उनकी सारी फाइलें बंद हो जाती हैं और फिर उनको राज्यसभा के जरिए उनको महाराष्ट्र की जो मेन कार्यकारिणी थी उससे उन्होंने निकाल के उन्होंने राज्यसभा भेज दिया। उसके बाद भी अगर आप लोकसभा के परिणामों को देखेंगे तो कितना लाभ हुआ भाजपा को महाराष्ट्र में और कितना उसका नुकसान हुआ, वो आंकड़न आपके सबके सामने है। यही हाल आप हरियाणा में देखिए, जिस तरह नायब सैनी जी को मुख्यमंत्री बनाया गया, तो क्या सारे जो उनके जंगू हैं वो सारे लोग जो है क्या उनके पक्ष में थे? अभी भी अनिल विज का जो नाराजगी है वो जग जाहिर है। आज बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट जारी की थी और उस लिस्ट को फिर उन्होंने वापस ले लिया। अब वो ये कह रहे हैं कि 1 सितंबर को हम दूसरी लिस्ट जारी करेंगे। पहले सीईसी की बैठक होगी, उसके बाद वो कार्यकारिणी बनेगी और फिर वो कार्यकारिणी तय करेगी, क्योंकि वहाँ के लोकल के जो नेता हैं भाजपा के अंदर जो कलह चल रही है, उसकी जो लिस्ट में जो नाम गए थे उससे इतनी घोर नाराजगी थी कि वो लिस्ट उनको वापस लेनी पड़ी। तो आज की डेट में इतना यूटर्न जितना भारत सरकार में आप देख रहे हैं, बहुत सारी पॉलिसीज में यूटर्न देख रहे हैं। जिस तरह भाजपा के अंदर पहले अंतर कलह होती है, फिर उसके बाद भाजपा को अपने ही निर्णय बदलने पड़ते हैं, यूटर्न लेने पड़ते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि भाजपा की स्थिति हरियाणा में क्या है। जिस तरह लोकसभा में 5-5 सीट वहाँ के जन मतदाताओं ने दी है, तो जाहिर सी बात है उन्होंने अपना रुख साफ कर दिया है कि अगर भाजपा ने सही तरीके से काम नहीं किया तो जाहिर सी बात है हम उन्हें विपक्ष में बैठाने का काम करेंगे। और आनंद फानंद में अभी आपने देखा होगा हाल फिलहाल में 30 दिनों में जिस तरह किसान को कर्जों को माफ किया गया, नायब सैनी साहब ने एक बहुत बड़ी रैली करी, उस रैली में जो है किसानों के कर्जे माफ हुए, किसानों को जो बिजली के बिल थे उनको माफ किया गया। इस तरह किसानों की सुध अब उनको 5 साल बाद जब वहां पे मुख्यमंत्री। ठीक है अमित जी आपके पास आऊंगा, लाडी जी के पास चलते हैं। लाडी जी, ऐसा बताया जा रहा है क्योंकि एंटी इनकम्पेंसी 10 साल की सरकार है आपकी, तो उस एंटी इनकम्पेंसी से निपटने के लिए 30% विधायकों के
टिकट इस बार काटे जाएंगे और नए चेहरों को तवज्जो दी जाएगी। कुछ बड़ी पॉलिटिकल फैमिलीज के लोगों को भी तवज्जो दिया जाएगा, उनको भी टिकट दिया जाएगा। कुछ बीजेपी के बड़े नेता हैं, उनके बच्चों को टिकट, उनके परिजनों को टिकट दिया जाएगा। ये परिवर्तन इस बार टिकट वितरण में देखने को मिलेगा। लाडी जी। देखिए आलोक द्विवेदी जी, मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि कोई भारतीय जनता पार्टी में कोई एंटी इनकम्बेंसिंग नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बहुत मजबूत कार्यकर्ता है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अनुशासन का कार्यकर्ता है। भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही लोकप्रिय मुख्यमंत्री ने आदरणीय नायब सैनी जी के नेतृत्व के अंदर जिस तरह से घोषणाएं हुई वो जमीनी धरातल पर उतर गई हैं। मैं आपको ये बात बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी 2014 के बाद जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने बिना खर्ची बिना पर्ची के नौकरी दी, हमारा गांव जगमग गांव योजना के तहत योजना लेकर के आई। और मैं आपको एक और बात बताता हूं, गांव को लाल डोरा मुक्त भारतीय जनता पार्टी ने किया। सरकारी स्कूलों में मुफ्त टेबलेट बांटने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। 24 फसलों पर अगर एमएसपी अगर कोई दे रही है तो वो भारतीय जनता पार्टी हरियाणा के अंदर दे रही है। घर बैठे सरकारी सेवाओं का अगर लाभ कहीं मिल रहा है तो वो भारतीय जनता पार्टी में मिल रहा है। 2014 से पहले लोग जी क्या होता था, इनको पूछने वाला बने ना। आज अभी रिसेंटली भारतीय जनता पार्टी के जितने भी काम हैं आज घर घर बैठे सभी को उसका लाभ मिल रहा है। और आज ये गुरुग्राम स्थित 2 कंपनियों के अंदर 834 करोड़ रुपए का जो प्रॉपर्टी कुर्क हुई है वो किसकी हुई है, मैं पूछना चाहता हूं। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि जब 2014 से पहले इनकी सरकार थी तो ये क्या करते थे, घोटाले करते थे। और घोटाले कर करके 834 करोड़ रुपए का गुरुग्राम स्थित एक घोटाला हुआ और उसके अंदर हुड्डा साहब का नाम आया हुआ है। आज चौधरी दीपेंद्र हुड्डा आगे कर करके इन्होंने आगे किया हुआ है। आज ये जो रैलियां जो ये जो आज फर्जी मामले हैं, ये कोई फर्जी मामला नहीं है, ये सारे बेल पे चल रहे हैं। खुद खट्टर सरकार ने क्लीन चिट दे दी थी, बाद में डर की वजह से जो है इन्होंने जो है दोबारा से गड़बड़ की। विजय कौशिक जी, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। आज पूरे जिला की कनेक्टिविटी, आज आप सड़कें देखिए कितने बड़े बड़े हरियाणा प्रदेश के अंदर रोड बने हुए हैं। और आज इनके मुख्यमंत्री क्या कहते हैं, आज इनके मुख्यमंत्री जी क्या कहते हैं, कांग्रेस का जो प्रोपेगेंडा है वो सबको जो ये नैरेटिव सेट करना चाहते हैं ना, वो नैरेटिव हरियाणा में सेट नहीं होगा। इनके पूछो ना, बहन कुमारी शैलजा जी को मुख्यमंत्री बना दे, क्यों नहीं बनाते? ये मुख्यमंत्री बहन कुमारी शैलजा जी को बना दे, क्यों नहीं बनाते? हरियाणा चलाने का काम इन्होंने किया। ठीक है लाडी जी, विजय कौशिक जी, कांग्रेस के जो राज्य में प्रभारी बनाए गए हैं दीपक बाबरिया जी, वो ये कहते हैं कि सांसदों को चुनाव नहीं लड़ाया जाएगा, लेकिन कुमारी शैलजा कहती हैं कि वो विधानसभा चुनाव जरूर लड़ेंगी। क्या यही पार्टी का अनुशासन है और इसी पार्टी के अनुशासन के साथ हम सत्ता में आएंगे? मेरी बात सुनिए, हम भी तो कह रहे हैं कि कोई पार्टी अनुशासन को तोड़ के दिखाए, फिर जवाब देंगे, चाहे कोई भी हो। पार्टी से ऊपर, पार्टी के संविधान से ऊपर कोई नहीं। बड़ी सीधी सी बात है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि बहन हमारी कुमारी शैलजा इस तरह का कोई भी कदम नहीं उठाएंगी। और ये जो बीजेपी प्रोपेगेंडा पॉलिटिक्स कर रही है, ये निश्चित तौर पर हरियाणा की जनता इनकी असलियत को समझ चुकी है और जनता के ऊपर इन बातों का कोई असर नहीं जाने वाला है। इन्होंने जो हरियाणा को लूटा है, बर्बाद किया है, भाईचारा खत्म किया है और जो हुड्डा जी के खिलाफ इन्होंने झूठे मुकदमे दर्ज किए, जिनमें पिछले 10 साल में ये कुछ नहीं कर पाए सिवाय इसके कि झूठा हमें बदनाम किया जा सके। और इनकी कलई खुल चुकी है, कोर्ट भी समझ चुकी है और जनता भी समझ चुकी है। और अब इनको सबक सिखाने का समय है। और सरकार तो हमारी पिछली बार भी बन जाती, लेकिन कहीं कमी रह गई, चूक रह गई, जिसकी भरपाई इस बार जनता के माध्यम से कांग्रेस पार्टी करने जा रही है। ठीक है अमित जी, इस बार बीजेपी का सीधा मुकाबला कांग्रेस से है और बीजेपी ने इस बार नए चेहरों पर दांव खेलने की प्लानिंग की है कि नए चेहरे लाएंगे, नए तो एंटी इनकम्पेंसी से भी बचेंगे, साथ ही वहाँ की बड़ी पॉलिटिकल फैमिलीज के लोगों को भी चुनाव लड़ाने की प्लानिंग की है। कुछ केंद्रीय मंत्री हैं, उनके बच्चों को, उनके परिजनों को भी चुनाव लड़ाने की प्लानिंग की गई है। क्या इससे बीजेपी नैया पार कर ले जाएगी? देखिए आलोक जी, ये जो प्लानिंग है
और जिस तरह ये लोग स्ट्रेटेजी बना रहे हैं, जिस स्ट्रेटेजी पे लोग काम कर रहे हैं, इन्होंने अन्य राज्यों में भी ये स्ट्रेटेजी लगाई है और इसमें कहीं ना कहीं पूर्णतया ये लोग फेल हुए हैं। दूसरे दलों से लोग नेता आए हैं इनके दलों में और मूटी खाई है और बहुत बुरी तरीके से हार उनके हाथ लगी है। अभी आपने देखा होगा कि हाल ही फिलहाल में झारखंड में चंपई सोरेन जी को ये लोग अपनी पार्टी में लाए। अब उसका नतीजा आपके सामने होगा। कुछ दिनों पहले लोकसभा के चुनाव में हेमंत सोरेन जी की भाभी आई थी, चुनाव लड़ी थी लोकसभा में और कितनी करारी हार हुई। आप अगर इन उत्तर प्रदेश के नतीजों को देखें 2022 में, जिस तरह उन्होंने नए पुराने जो चेहरे थे उनका टिकट काटा, नए चेहरों को दिया, उसके बाद भाजपा 300 प्लस जो सीटें हुआ करती थी 275 276 पे आके सिमट गई। आप ये समझिए, जरूरी नहीं है कि हमेशा आपकी स्ट्रेटेजी काम करे। आपकी एंटी इनकम्बेंसी इस तरह की है कि बीते आप 10 सालों में आपने कोई ऐसा माइलस्टोन क्रिएट नहीं किया। मनोहर लाल खट्टर जी की जो सरकार चल रही थी उन्होंने कोई ऐसा माहौल नहीं क्रिएट किया। आप किसानों के बीच में देखिए जिस तरह का रोष है, खिलाड़ियों के बीच में देखिए जिस तरह का रोष है। आपने आखिर काम किसके लिए किया है? जनता के लिए। जनता आपसे पूर्णतः नाराज है। तो जनता जब आपसे नाराज है तो जाहिर सी बात है कि स्थिति आपकी इतनी अच्छी होती तो आपको दूसरे दलों से नेता लाके नहीं चुनाव लड़ाने पड़ते या उनको राज्यसभा नहीं भेजना पड़ता। क्या भाजपा में राज्यसभा जाने के लिए हरियाणा कोटे से क्या नेताओं की कमी थी जो उनको दूसरे दलों से नेताओं को लाना पड़ा? स्थिति बहुत गंभीर है भाजपा की और निर्णायक स्थिति आपको आने वाले दिनों में क्लियर हो जाएगी जब भाजपा अपनी ठीक है। लाडी जी से इस पर बात कर लेते हैं। लाडी जी से बात कर लेते हैं। ठीक है अमित जी लाडी जी से बात कर लेते हैं। लाडी जी, लोकसभा चुनाव में आपने देखा संविधान और आरक्षण ये मुद्दा बीजेपी लेकर उड़ा, बीजेपी के लिए घातक बना और विपक्ष लेकर इस मुद्दे को उड़ा और वो आप ये देखिए कि कांग्रेस 99 तक पहुंच गई, समाजवादी पार्टी 37 सीटों में पहुंच गई। आरक्षण और संविधान, ये पूरे देश की बात कर रहा हूं मैं। हरियाणा चुनाव में भी इस बार कांग्रेस की यही तैयारी है। आरक्षण और संविधान के साथ साथ इस बार जातिगत जनगणना के मुद्दे को लेकर भी कांग्रेस चुनावी मैदान में उतरेगी। ऐसे में बीजेपी के पास क्या काट है इन सब तीनों चीजों की? देखिए आलोक जी, मैं एक आपको बात बता देना चाहता हूं। ये जो संविधान की कॉपी दिखा करके आज संविधान की दुहाई दे रहे हैं, पहले तो मैं इनको बताना चाहता हूं कि 1975 के अंदर संविधान का क्या हुआ था जब इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी लगाई थी। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि आप लोग ये बताएं, आज ये संविधान की बात करते हैं, गरीबों दलितों के घर जलाने का काम किसने किया था? वो कब कहां चला गया था संविधान की अगर ये बात करते हैं, ये बिल्कुल नैरेटिव सेट करने की बात करते हैं। किसानों की जमीन कब्जाने वाली बात होती है, किसने की थी वो बात? तब संविधान कहां चला गया था? जब गरीबों के घर जलाए गए तब संविधान कहां चला गया था इनका? मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि आज ये जो संविधान उठा करके पूरे देश के अंदर उड़ा पा रहे हैं, 1975 के अंदर जब इमरजेंसी लगी थी तब संविधान कहां था? इसका जवाब ये है कि आपको स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी के पास जाना चाहिए और उनसे पूछना चाहिए। कांग्रेस का जो मास्टर प्लान है, जो राहुल गांधी जी को राय कौन देता है? विजय जी आप बहुत गंभीर नेता हैं, इस तरीके की बात नहीं करते। विजय जी मेरी बात सुनिए। विजय जी ठीक है विजय जी अतीत में जो हुआ है, सुनिए ना मेरी बात। गरीबों के घर किसने अतीत से ही भविष्य की कल्पनाएं की जाती है, भविष्य को लेकर बात की जाती है। ठीक है लाडी जी ने अपनी बात कह दी। कौशिक जी किसने दी थी? अटल बिहारी वाजपेयी ने किसको दी थी? कौशिक जी किसको कहा था अटल बिहारी वाजपेयी ने? वो तो इन्हीं की पार्टी के शीर्ष नेता थे, प्रधानमंत्री बने। दुर्गा किसको कहा उन्होंने? अगर भैया इमरजेंसी इतनी ही खतरनाक थी तो अटल बिहारी वाजपेयी ने दुर्गा की उपाधि क्यों दी इंदिरा जी को? जी बिल्कुल अटल जी ने कहा कि राजनीति की दुर्गा है। इंदिरा जी के लिए उन्होंने ये संबोधन किया, उन्होंने बोला कि ये दुर्गा के रूप में उनका संबोधन किया। ठीक है, मापदंड वाले लोग हैं जिन मुलायम सिंह को ठीक है ये सब पुरानी राजनीतिक बातें हत्यारा कहते थे, उनको ये मरणोपरांत पद्मश्री से सम्मानित करते। मैं तो हैरान हूं उनकी मानसिकता पर।
जी कि जी क्या कौशिक जी, चाहते हैं? कौशिक जी, हम लोग हरियाणा इलेक्शन पर आ जाते हैं, पुरानी बातें छोड़ देते हैं, पुरानी बातों पर हम लोग फिर कभी चर्चा कर लेंगे। तो हरियाणा के इलेक्शन का मुद्दा ये है, जी सुनिए मेरी बात, कि इन्हें खट्टर को क्यों हटाना पड़ा? जवाब दे। क्योंकि जनता त्रस्त आ चुकी थी, इन्होंने उसका लेवल चेंज कर दिया, नायाब सैनी कर दिया, लेकिन हालात तो वही है। आज भी प्रॉपर्टी आईडी के नाम पर लूट चल रही है, आज भी लगातार घोटाले चल रहे हैं, आज भी भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है हरियाणा भर में। जरा सी बरसात में शहर डूब जाते, कौन जिम्मेवार है इसका? बात कर रहे हैं इमरजेंसी की, अरे आज की बात कीजिए। ठीक है, ठीक है, लाडी जी से इसका जवाब ले लेंगे, लेकिन एक सवाल और आपसे कर लेते हैं। बीजेपी ने रणनीति बनाई है कि वो छोटे दलों के साथ, अपनी बड़ी जीत के लिए छोटे दलों के साथ समझौता करेगी। आरएलडी, आपने देख ही लिया, जयंत चौधरी की पार्टी आरएलडी से उन्होंने समझौता कर लिया बीजेपी वालों ने। इसके अलावा विनोद शर्मा जी की पार्टी का नाम मुझे लगता है हरियाणा जन चेतना पार्टी है, उससे भी उन्होंने समझौता कर लिया, करने की बात हो गई है। इसके अलावा हरियाणा लोकहित पार्टी, उससे भी उन्होंने समझौता कर लिया है। और आप लोगों की क्या प्लानिंग है? आप लोगों का किसके साथ गठबंधन होगा, नहीं होगा? आप लोगों की क्या प्लानिंग है? चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में हरियाणा कांग्रेस के सभी नेताओं ने तय किया है कि हमारा गठबंधन जनता के साथ है और जनता के गठबंधन के दम पर ही हम चुनाव लड़ेंगे। ये जो चोर चोर मौसेरे भाई इकट्ठा हो रहे हैं, सबकी हकीकत जनता जानती है। आज बीजेपी कुर्सी के लिए जिस स्तर तक गिर रही है, तो जनता ये भी पूछ रही है कि कहाँ गए तुम्हारे सिद्धांत जिनकी तुम बात करते थे, और आज उन्हीं गड्ढों में गिर रहे हो जिनके लिए तुम ये कहते थे कि भी इनसे जनता को बचाएंगे। ठीक है, ठीक है, वक्त कम है, चर्चा को यही विराम देना पड़ेगा। आप तीनों मेहमानों का शुक्रिया करूंगा। हरियाणा में कांग्रेस और बीजेपी दोनों पार्टियों के लिए कठिन चुनौतियां हैं। कांग्रेस इस बार सत्ता में नहीं आ पाई तो लोकसभा चुनाव से बना मोमेंट्स गंवा देगी और उसे इसका खामियाजा कुछ महीने में होने वाले महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव में भी भुगतना होगा। और अगर बीजेपी ने सत्ता गंवा दी तो लोकसभा चुनाव में पूर्ण बहुमत न मिलने के बाद यह दूसरा बड़ा झटका होगा और इसका असर केंद्र की राजनीति पर भी दिखेगा। बहरहाल, बुलेटिन में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए TV27 न्यूज़। नमस्कार।